ये किसका पेपर है आप बताइए। जीएस पेपर 2। हाँ, क्वेश्चन ये है, डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द आरपीआई एक्ट 1951, ठीक ना। एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द इलेक्शन ऑफ एन रिटर्न्ड कैंडिडेट्स मे बी डिक्लेयर्ड वाइड है। एंड व्हाट रेमेडीज इज अवेलेबल टू द अग्रीड पार्टी अगेंस्ट द डिसीजन रेफर टू द केस लॉ। देख रहे हैं ना, 5 लाइन के तो यही पूछ लिया है। बेसिकली इसके जो है कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट ही हैं। कि फर्स्ट ये बताना है कि प्रोसीजर, सेकंड की मतलब क्या है ना, किस ग्राउंड पे उसको वाइड कर सकते हैं, और थर्ड में रेमेडीज है। अब बात कर रहे हैं अगर इंट्रोडक्शन की ना, तो आप ऐसे ले सकते हैं कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर केशवानंद भारती केस है, राइट। हियर एंड कंसिडरिंग दिस मैटर आरपीआई 1951 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेटलिंग इलेक्टोरल डिस्प्यूट है। तो सब बैकग्राउंड मैंने बना दिया बेसिकली। प्रोसीजर तो वही आप बोले कि है ना कि ये एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का है, कि उसके पास अपील जाएगी, पिटिशन जाएगा, उसके पास 2 ऑप्शन है, वो डिसाइड करेगा कि क्या सिविल है कौन क्रिमिनल है। इसके बाद बताएगा वो पिटिशन लेना है कि नहीं लेना है, वो डिसाइड करेगा। पिटिशन ले लिया, जो डिसीजन दे दिया, अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बेसिकली ये इसका प्रोसीजर है पूरा ओवरऑल। अब बात करते हैं ग्राउंड टू डिक्लेयर अवॉइड। अब देखिए, चूंकि उसमें आरपीए मेंशन नहीं किया है कि इस आरपीए बताना है, तो आप जो है ना इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ भी ला सकते हैं, राइट। तो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 करप्ट प्रैक्टिसेस है ना, और वो रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन तो उससे हो सकता है। फिर नॉन कंप्लायंस विद आरपीआई एक्ट, उससे भी हो सकता है। ये सब लिख सकते हैं। फिर रिमेडीज, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। लेकिन एक चीज़ आप लोग मिस करेंगे इसमें, जानते क्या है कि है ना, कोर्ट में डिक्लेयर अनदर कैंडिडेट्स ड्यूली इलेक्टेड इफ ही सिक्योर्ड मेजोरिटी। मतलब कि यदि कोई मेजोरिटी पा चुका है, मतलब इलेक्शन जीत चुका है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो कोर्ट उसके स्थान पे उसके स्थान पे किसी दूसरे आदमी को जो है ना नॉमिनेट कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग। तो ये जो है ना अभी नया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ध्यान रखना, वही जो बोल रहा था उस समय। और थर्ड क्या होगा, रिमेडीज, क्यूरेटिव पिटीशन। हाँ, क्यूरेटिव पिटीशन है, फिर जुडिशियल, अरे वो प्रेजेंट पार्डनिंग पावर यू कैन से। फिर केस लॉ में वही इंदिरा गांधी राजनारायण केस 1975, जहाँ पे इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया गया था, है ना। कंक्लूजन में वही कि देखिए क्या इलेक्शन जो है ना पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, व्हिच मस्ट बी अपहेल्ड विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग जुडिशियल मैकेनिज्म। क्योंकि देखिए जुडिशियल को यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या है कि कहाँ से काम चलेगा, नहीं तो कुछ लोग क्या है करप्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोसेस फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1951। कमेंट करना, ध्यान रखना, मतलब कि इसमें अपना भी सजेशन देना है। ये बताइए, अगर पूछ रहा है कि हमको नीड है सिंप्लीफिकेशन की, तो यानी कुछ इशू होगा, तो इशू पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे नीड है, ध्यान रखना यहाँ पे, फिर अपना वे फॉरवर्ड। अगर बात करें इंट्रोडक्शन की ना, तो इसको थोड़ा सा क्या है ना कि राइट टू कंटेक्ट सिलेक्शन जो है ना एक लीगल राइट है अंडर आरपीआई एक्ट, व्हिच प्रोवाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। हाउएवर इट इज रेजिंग कंसर्न्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ड्यू टू कम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट बना दिया कि क्यों डिमांड कर रहा है लेंथी प्रोसेस की, बिकॉज ये लेंथी और कम्प्लेक्स है, यस। तो इसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन। फिर प्रेजेंट इशू क्या है कि भाई डिले हो जाता है भाई, पहले प्रेजेंट जो है ना इसके पास मामला जाएगा, फिर जो है ना इलेक्शन कमीशन इंडिया से एडवाइस लेगा, तो 4-5 महीने बाद जो है डिसीजन लिया जाएगा। सेकंड चीज़ कि जो डिफिनेशन है बहुत पुअर है, डिफिनेशन भाई क्लियर नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है। और थर्ड, जो ट्रायल है बहुत प्रोलॉन्ग चलता है, कोई फिक्स ही नहीं है, ये चलता है। फिर नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो वही क्लियर डिफिनेशन, टाइम बाउंड डिस्क्वालिफिकेशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अपना बेफावर देना चाहते हो दे सकते हैं कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन लाओ, और फिर जो बताए थे लॉ कमीशन की रिपोर्ट से लिंक कर सकते हैं इसको। कंक्लूजन की बात करें ना, तो चूंकि हमने सिंप्लीफिकेशन क्यों होना चाहिए ये लिखा है, तो सिंप्लीफिकेशन अगर कर देंगे तो उसके फायदे लिख दीजिए कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर will help in strengthening electoral morality and prevent criminalization of politics for largest democracy country like India। ये लिख सकते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट ग्राउंड अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1951, आल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन्स अगेंस्ट
डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसमें क्या है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्या लिखें इसमें इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। राइट टू जो कंटेक्स्ट सिलेक्शन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी है और लीगल राइट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है? 102, और लीगल राइट आरपी एक्ट के अंदर है, जो प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो उसे लगे कि चलो इसको आर्टिकल भी पता है कम से कम। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 124 102, 102 और एक आर्टिकल और बोले आपने 191 वो स्टेट वाला है, 191 स्टेट वाला है। हाँ, अब देखिए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन तो क्या हो सकता है कि वही है ना, सर्टेन ऑफेंस लाइक रेप मर्डर, इसमें हो सकता है करप्ट प्रैक्टिस लाइक ब्राइबरी, अपील टू मतलब कि वोट बैंक्स रिलीजन्स, बूथ कैप्चरिंग एंड ऑल। फिर ये हो सकता है कि है ना फेलियर टू लॉज इलेक्टोरल एक्सपेंसेस, है ना, फिर ये ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सब आ जाएगा बेसिकली। फिर है ना रिमेडियल मेजर, जुडिशियल रिव्यू, है ना, फिर वही है ना पिटीशन, वो क्यूरेटिव पिटीशन बेसिकली, प्रेसिडेंशियल पार्डन। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए क्या है With such a biggest democracy like India, ECI success will not only depend upon ensuring transparency but also upholding integrity of the election process. या फिर ऐसा लिख सकते हैं ना कि इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस विल गारंटी द पीपल फेथ इन डेमोक्रेसी। क्योंकि देखिए इलेक्शन क्या है ना, उसका फर्स्ट स्टेप है डेमोक्रेसी का, और जब फर्स्ट स्टेप ही खराब हो जाएगा तो फिर क्या लोग बोलेंगे यार डेमोक्रेसी नाम मत गया, हटाओ इसको। जैसे चाइना में वो वहाँ वन बॉडी सिस्टम है, तो कौन बिलीव करेगा क्या चल रहा है, हटाओ उसको, ये हो जाएगा। चौथा, ईवीएम मशीन पे क्वेश्चन पूछा है, ये एक्सपेक्टेड था बेसिकली। द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो देखिए, तो पहले कुछ चैलेंजेस लिखना है, फिर उसका वे फॉरवर्ड लिखना है, राइट, है ना। तो ये बताइए इसमें इंट्रोडक्शन क्या है ना, कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इंट्रोडक्शन क्या लिखे हैं। बहुत लोग बोलेंगे ईवीएम को डिफाइन कर दें। अरे भाई, अगर कंट्रोवर्सी पूछ रहा है तो ईवीएम सबको पता ही एक्सपेक्टेड है, राइट। तो क्या है ना कि इसलिए क्या है ना कि ऐसा लिखिए ना कि ईवीएम हैज रिप्लेस्ड बैलेट पेपर टू कर्ब बूथ कैप्चरिंग एंड अदर माल प्रैक्टिसेस, बट रिसेंट हाइकिंग एंड मैनिपुलेशन आल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ ईवीएम। इसे मैंने बात कंटेक्चुअल हो गया बेसिकली, राइट। अब एक चैलेंजेस भी बोले, क्या चैलेंज है, टेक्निकल लिख दीजिए कि एलिगेशन ऑफ टेम्परिंग लाइक हैकिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन। फिर लिखिए ट्रांसपेरेंसी वीवीपैट मशीन। थर्ड लिखिए सोशल में ट्रस्ट डेपोजिट पीपल। फोर्थ लिखिए लीगल इशू में कि बहुत ज़्यादा पीआई फाइल हो रहा है, तो इसे कैसे डील कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो अ चैलेंज। फिर मेजर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स लिया है, आपको ये बताना पड़ेगा। इसमें चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, बोला कि अच्छा इसको हैक कर सकते हो। उसने बोला कि चलो मैं एक सेमिनार रखता हूँ, बड़े बड़े आओ एक्सपर्ट लाओ, कोई हैक नहीं कर पाया था। ये बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सेकंड लिखिए कि रेंडमाइज क्रॉस वेरिफिकेशन उसने लाया है, कि अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है कि हमारा सिस्टम सही नहीं है, तो आप किसी बूथ में जाओ अचानक चेक कर लो। फिर थर्ड है स्वीप स्कीम। Voters awareness. कंक्लूजन, चूंकि मैंने यहाँ पे अपना वे फॉरवर्ड नहीं दिया तो लिख दीजिए कि 10 पब्लिक अवेयरनेस एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी विद बोनाफाइड इंटेंशन, है ना, इन विल हेल्प इन ट्रस्ट बिल्डिंग इन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद ट्रस्ट बिल्डिंग इन इलेक्शन। मतलब कि इलेक्शन से अगर ट्रस्ट बिल्डिंग होगा तभी ट्रस्ट बिल्डिंग इन डेमोक्रेसी भी होगा। तो मैंने वहाँ पे ऐसा लो दिया। चीज़ें देखिए वही है, बिकॉज देखिए मैं फ्रेश कर रहा हूँ बेसिकली, ये दैट इज द स्किल व्हिच इज नीडेड है यार, है ना। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए सूती लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। To enhance the quality of democracy in India, the ECI has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far they are significant to make democracy successful? हाँ, अब कुछ लोग क्या है ना इसमें दो पार्ट बोलेंगे जल्दी जल्दी पढ़ के कि ये सजेस्टिव रिफॉर्म्स और सिग्निफिकेंस, लेकिन हाउ फार लिखा है, तो यानी उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होगा। तो इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करें ना, तो इसका भी जो है थोड़ा सा वो बनाइए भूमिका कि कैसे बनाएंगे। तो क्या है ना कि विथ इंक्रीजिंग इलेक्टोरल माल फंक्शनिंग एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2016 प्रपोज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन, है ना। फिर सजेस्टेड रिफॉर्म, साइमल्टेनियस इलेक्शन, नोटा, इलेक्टोरल फाइनेंस के 2000 का कैप लगा दिया है। फिर स्टेट फंडिंग, कंपलसरी वोटिंग, फिर एनआरआई को इंक्लूड किया गया। ये सब लिखना है आपको बेसिकली, राइट। सिग्निफिकेंस क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा भाई, साइमल्टेनियस इलेक्शन, है ना। फिर टाइम भी कम लगेगा। फिर है ना रिड्यूसिंग मनी पावर होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बढ़ेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड बढ़ेगा। ये सब आपको लिखना है। लिमिटेशंस क्या होगा, पब्लिक अवेयरनेस की कमी है,
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अभी भी जो है और पॉलिटिकल पार्टी पे अभी भी कोई कैप नहीं है एक्सपेंडिचर। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है ना। ये बताइए पॉलिटिकल पार्टी क्या आरटीआई के अंदर आती है? नो। नहीं। तो ये भी तो लिख सकते हैं। हाँ। हाँ फिर लिखिए कंक्लूजन में, कंसिडरिंग दैट, नहीं अभी ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज राइटली सेड दैट कि बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। दैट्स व्हाई देयर इज नीडेड ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन विद ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी एंड सिटीजन्स व्हिच विल हेल्प इंडिया टू बिकम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू रियल डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट टू रियल। रियल डेमोक्रेसी।